नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद साहू और आप देख रहे हैं द डमरू शो। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से नहीं निकली है। ये सच्चाई है, वो सच्चाई की जो दुनिया की नजरों से हमेशा छुपाई जाती है। आपने फिल्मों में देखा होगा टाइगर, पठान, बेबी, राजी, लेकिन आज हम बात करेंगे असली हीरोज की, ऐसे जासूस की जिनका नाम कभी सामने नहीं आता, जिनकी तस्वीरें किसी अखबार में नहीं छपती। हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे गुप्त और ताकतवर खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में। रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में। पाकिस्तान से लेकर कनाडा में आज रॉ का नाम गूंज रहा है। कुछ लोग डर के साथ नाम लेते हैं तो कुछ गर्व के साथ, लेकिन आम इंसान के मन में कई सवाल हैं। रॉ एजेंट कौन होता है, वो कैसे दिखता है, उसका रिक्रूटमेंट कैसे होता है, क्या वो भी हमारी तरह आम आदमी होता है या कोई स्पेशल ट्रेनिंग से गुजर कर बनता है। ये सवाल मेरे मन में भी थे, लेकिन जब मैंने एक पूर्व रॉ अधिकारी विक्रम सूद की बातें सुनी तो एक अलग ही दुनिया के दर्शन हुए। विक्रम सूद भारत के सबसे सीनियर और अनुभवी इंटेलिजेंस अफसरों में से गिने जाते हैं। उन्होंने बताया कि रॉ का काम सिर्फ जासूसी नहीं होता, ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर उस खतरे की आहट पहले सुन लेता है जो देश पर मंडरा रहा होता है। चलिए शुरुआत करते हैं वहां से जहां से रॉ का जन्म हुआ। साल था 1968। देश दो बड़े युद्ध झेल चुका था, 1962 में चीन से और 1965 में पाकिस्तान से। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी उस वक्त मजबूत नहीं थी कि दुश्मन की चालों का सही अनुमान लगा सके। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक नया फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब भारत को एक ऐसी खुफिया एजेंसी चाहिए जो सिर्फ बाहर के दुश्मनों पर नजर रखे, और यहीं से जन्म हुआ रॉ का। रॉ के पहले प्रमुख थे रामेश्वर नाथ, इतने लो प्रोफाइल अफसर कि उनके जीते जी उनकी एक भी तस्वीर सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन काम ऐसा कि दुनिया हिल गई। 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उसके पीछे रॉ की ही रणनीति थी। पाकिस्तान की सेना के हर मूवमेंट की खबर रॉ के पास थी। मुक्ति वाहिनी की मदद से भारत ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया और बांग्लादेश को एक नया जीवन मिला। लेकिन दोस्तों, आज की दुनिया और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होता, वो आपके डेटा में होता है, आपकी सोशल मीडिया में होता है, आपके मोबाइल सिग्नल में होता है। इसलिए रॉ को भी बदलना पड़ा। पहले सिर्फ आर्मी, पुलिस या सिविल सर्विसेज से लोग चुने जाते थे, लेकिन अब रॉ की नज़र उन लोगों पर भी है जो बेहतरीन हैकर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या फिर डेटा एनालिस्ट हैं। विक्रम सूद कहते हैं रॉ को अब ऐसे नौजवान चाहिए जिन्हें बचपन से ही ट्रेन किया जाए। जैसे आर्मी में कैडेट्स तैयार होते हैं, वैसे ही रॉ को भी अपना खुद का सिस्टम बनाना चाहिए, जहां 16-17 साल की युवा को चुनकर उसे देश सेवा के लिए तैयार किया जाए। क्योंकि जब तक कोई जवान दिल से देश के लिए जीने मरने को तैयार नहीं होगा, वो असली एजेंट नहीं बन सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई रॉ एजेंट आम आदमी होता है? जी हाँ, बिल्कुल। वो हमारे बीच रहता है, हमारे जैसे ही जिंदगी जीता है, लेकिन उसका हर कदम एक नया मिशन होता है। उसके पास कोई नाम नहीं होता, सिर्फ एक कोड नेम होता है, और सबसे खास बात, उसे पहचानना नामुमकिन होता है। रॉ के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो दिल्ली की लोधी रोड पर है, लेकिन इसका असली काम दुनिया भर में फैला होता है। इसमें कई डेस्क होते हैं, पाकिस्तान डेस्क, चीन और साउथ एशिया डेस्क, मिडिल ईस्ट डेस्क और बाकी देशों के लिए अलग डेस्क। हर डेस्क एक खास देश या क्षेत्र पर काम करता है। रॉ में दो तरह के एजेंट होते हैं, फील्ड एजेंट और हैंडलर। फील्ड एजेंट दुश्मन देश में जाकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है, जान जोखिम में डालकर मिशन पूरा करता है। वहीं हैंडलर भारत में बैठकर एजेंट को दिशा देता है, उसका डेटा एनालाइज करता है और मिशन को लीड करता है। मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल हमारी खुफिया एजेंसी रॉ की बहादुरी को दर्शाती है, बल्कि एक ऐसे गुमनाम हीरो की भी कहानी है जिसने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये कहानी 1970 के दशक के अंत की, जब पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा था। भारत के लिए ये एक गंभीर खतरा था और रॉ को शक था कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम काहूटा नामक स्थान पर चल रहा है। रॉ ने एक साहसी एजेंट को पाकिस्तान भेजा जिसका नाम आज भी गुमनाम है।
उसने काहुटा में एक नाई की दुकान से वैज्ञानिकों के बाल के नमूने इकट्ठा किए, जिन्हें भारत में परीक्षण के लिए भेजा गया। इन नमूनों में उच्च स्तर की रेडियोधर्मिता पाई गई, जिससे पुष्टि हुई कि पाकिस्तान वहां परमाणु हथियार बना रहा है। इसके बाद उस एजेंट ने काहुटा प्लांट के ब्लूप्रिंट्स हासिल करने के लिए एक अंदरूनी व्यक्ति से संपर्क किया। रॉ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि भारत को पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक को यह जानकारी दे दी कि भारत को काहुटा में चल रहे परमाणु कार्यक्रम की पूरी जानकारी है। इससे रॉ के कई एजेंट्स की पहचान उजागर हो गई और पाकिस्तान ने उन्हें पकड़कर मार डाला। उस गुमनाम एजेंट की मौत की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, ना ही उसके परिवार वालों को कोई जानकारी दी गई। वो देश के लिए मर गया, लेकिन उसकी कुर्बानी को कोई सम्मान नहीं मिला। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे देश के लिए काम करने वाले इन गुमनाम हीरोज़ की कहानी को, कुर्बानी को हम कैसे याद रखें। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है और हमें उनके बलिदान कभी नहीं भूलना चाहिए। रॉ की ताकत है उसकी खामोशी, उसकी रणनीति है बिना शोर किए दुश्मन की नींव हिला देना। यही वजह है कि आज कनाडा, पाकिस्तान, चीन जैसे देश भी रॉ के नाम से डरते हैं। और दोस्तों, यही डर हमारे लिए गर्व की भी बात है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे कम सुना गया है पर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है। रॉ एजेंट की जिंदगी, उनके मिशन और उनकी गुमनाम कुर्बानियों की, जिनकी चर्चा इतिहास की किताबों में भी नहीं होती। रॉ का असली चेहरा है उसका फील्ड एजेंट। आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जो किसी दूसरे देश में रहता है, नकली नाम से, नकली पहचान से, नकली काम करता है, लेकिन उसकी हर सांस, हर पल उसका सिर्फ देश के लिए होता है, देश के मकसद के लिए होता है, भारत की रक्षा के लिए होता है। वो ना किसी को बता सकता है कि वो कौन है, ना किसी को अपने जज्बात दिखा सकता है। उसके पास ना सम्मान होता है, ना कोई मेडल, ना ही कोई आखिरी सलामी। लेकिन जब वो सफल होता है तो पूरी एक पीढ़ी सुरक्षित होती है, और जब वो असफल होता है तो उसका नाम तक मिटा दिया जाता है। एक और कहानी सुनिए। बात है साल 1972 की। पाकिस्तान के उस वक्त के राष्ट्रपति जिया उल हक ने मुल्तान में एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई। वहाँ खुलेआम ऐलान हुआ कि मैं एटम बम बनाऊंगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में रॉ को इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि सब कुछ बड़े ही चालाकी से पर्दे के पीछे चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, रॉ की टीम को कुछ कुछ गड़बड़ लगने लगा। अचानक एक बेहद खास मशीन पाकिस्तान में ऑर्डर की गई। ऐसी मशीन जो सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल प्रोसेस करने के काम आती है। यहीं से रॉ की एंट्री हुई। उन्होंने उस मशीन की डिलीवरी से लेकर उसकी इंस्टॉलेशन तक हर कदम पर नज़र रखना शुरू कर दिया। रॉ के अफसरों ने उन ऑर्डर्स को जोड़ना शुरू किया जैसे कोई पंडित कुंडली जोड़ता है। कौन ऑर्डर कर रहा है, कहाँ से मशीन आ रही है, किन रास्तों से जा रही है, कौन रिसीव कर रहा है। धीरे धीरे पूरी पिक्चर सामने आने लगी और यहीं से रॉ ने एक बड़ा खेल बिगाड़ना शुरू किया। अब यही है असली खुफिया एजेंसी का काम, ना ढोल पीटना, ना तामझाम करना, बस चुपचाप मक्खी मारने वाला हाथी बन जाना। छोटी छोटी बातों से बड़ा राज निकालना, साइंस और टेक्नोलॉजी को समझकर दुश्मन के इरादे पढ़ लेना। इस घटना ने दुनिया को बता दिया कि रॉ कोई हवा में तीर नहीं चलाती, वो तो सुई की नोक से पहाड़ को छेदने वाली ताकत है। विक्रम सूद का कहना है कि अगर भारत को सुरक्षित रखना है तो हमें सिर्फ बॉर्डर नहीं बल्कि मन और मशीन दोनों से लड़ाई लड़नी होगी। यानी जासूस की समझ और टेक्नोलॉजी की ताकत दोनों की जरूरत है। रॉ में अब डेटा एनालिस्ट, साइबर एक्सपर्ट्स, लैंग्वेज स्पेशलिस्ट, यहाँ तक कि सोशल मीडिया मॉनिटर भी काम करते हैं, क्योंकि आज की लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ा जाती, जानकारी से लड़ी जाती है। अब सोचिए, आप अपने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या पसंद करते हैं, इन सारी चीज़ों से भी दुश्मन आपकी प्रोफाइल बना सकता है। लेकिन रॉ का काम है कि ऐसी हर कोशिश को फेल करे और वो ये चुपचाप करता है। दोस्तों, आज जब हम त्योहारों में, स्टेडियम में या किसी भीड़ में आराम से खड़े होते हैं, तब हम सोचते भी नहीं है कि कहीं कोई खतरनाक प्लान हमारे खिलाफ बन रहा है।
लेकिन रॉ हर उस खतरे से पहले ही निपट चुकी होती है। एक बात जो सबसे ज़्यादा दिल को छूती है वो ये है कि रॉ के एजेंट को कभी अपने देश के झंडे को सलामी देने का मौका नहीं मिलता, लेकिन उसकी हर सांस उस झंडे की खातिर होती है। वो ना फौज का हिस्सा होता है ना पुलिस का, लेकिन वो हर मोर्चे पर लड़ता है, अकेला, खामोश और अदृश्य। आज जब भी हम किसी हमले से बचते हैं, जब भी कोई साजिश नाकाम होती है, तो याद रखिए कहीं ना कहीं कोई रॉ एजेंट जान हथेली पर रखकर देश को बचा रहा है। तो अगली बार जब आप तिरंगे को देखें या जब आप जय हिंद बोले, तो एक बार उस गुमनाम हीरो को भी याद करें जिनका नाम कोई नहीं जानता, पर जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। मैं विनोद साहू आपको सलाम करता हूँ। जय हिंद। आप देख रहे थे द डमरू शो।